हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वीवी यादव, आपका बायो टीचर। बच्चों, आज जैविक प्रक्रियाओं के अंतर्गत परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा। जीव एक अत्यंत जटिल रासायनिक तंत्र है। जीवों के विशिष्ट अंगों द्वारा उत्पन्न पदार्थों को उनके क्रियात्मक केंद्र तक पहुंचाने हेतु परिवहन तंत्र की आवश्यकता होती है। प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं का बना होता है, जिसमें बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं उनके शरीर की संरचना बहुत सी कोशिकाओं से होती है, यानी असंख्य कोशिकाओं से होती है। और जीव को अपने जीवन व्यापन के लिए भोजन, ऑक्सीजन, जल आदि जैसे आवश्यक पदार्थों की आवश्यकता होती है। यानी कोई भी जीव है तो उसको जीवित रहने के लिए क्या चीज चाहिए? उसको भोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, जल चाहिए। तो जिनकी आपूर्ति जो है सभी कोशिकाओं में आवश्यक होती है। इस आपूर्ति के लिए बड़े बड़े जीवों में एक परिवहन तंत्र की आवश्यकता पड़ती है। अतः शरीर के एक भाग द्वारा कोई भी पदार्थ अवशोषित हो करके या कोई भी पदार्थ संश्लेषित करके शरीर के दूसरे भागों में पहुंचाना ही परिवहन कहलाता है। यानी शरीर के किसी एक भाग द्वारा अवशोषित पदार्थ या उसके द्वारा संश्लेषित पदार्थ शरीर के दूसरे भागों में पहुंचाना ही परिवहन कहलाता है। अब एक कोशिकीय जीव की जो संरचना है वह बहुत ही सरल होती है, इसलिए उसमें परिवहन तंत्र की विशेष आवश्यकता नहीं होती है। किंतु जटिल संरचना वाले जीवों में इस परिवहन तंत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो परिवहन तंत्र जो होता है वह दो तरह का है। एक है तरल बहने वाला, द्रव के आधार पर। परिवहन तंत्र तीन प्रकार का है। एक तरल द्रव वाला है और एक जो है रुधिर वाला है। तो तरल द्रव वाला जो है वह तीन प्रकार का है। पहला जल परिवहन तंत्र, दूसरा रुधिर परिवहन तंत्र, तीसरा लसिका परिवहन तंत्र। तो जो जल परिवहन तंत्र है, कुछ जलीय जीव जैसे स्पंज है या सिलेंट्रेटा संघ के जंतु हैं, सितारा मछली है, उनके शरीर में जल के माध्यम से आवश्यक पदार्थों का संवहन होता रहता है। रुधिर परिवहन तंत्र यानी इसमें रुधिर माध्यम होता है, यानी ऑक्सीजन है या भोज्य पदार्थ हैं, उनको एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना है तो वह रुधिर कार्य करता है, क्योंकि रुधिर पूरे शरीर में बहता रहता है। और फिर है लसिका परिवहन तंत्र। लसिका एक्चुअली रुधिर का छना हुआ भाग होता है। कशेरुकी जंतुओं के शरीर में रुधिर डायरेक्ट कोशिकाओं के संपर्क में नहीं होता है, अपितु क्या होता है कि रुधिर की जो केशिकाएं होती हैं उसमें से कुछ भाग छन करके लसिका द्रव के रूप में ऊतकों तक या कोशिकाओं के संपर्क में आता है। अतः इस द्रव का सीधे संपर्क ऊतक से हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं लसिका। और लसिका तंत्र के अंतर्गत लसिका कोशिकाएं, लसिका वाहिनियां और लसिका गांठें तथा लसिका अंग होते हैं। अब आता है कार्डेटा में
कार्डेटा संघ में के जंतुओं में जो रुधिर परिवहन तंत्र है वह लसिका परिवहन तंत्र, ये दोनों पाया जाता है। रुधिर परिवहन भी पाया जाता है और लसिका परिवहन भी पाया जाता है। अब आता है बच्चों खुला रक्त परिसंचरण तंत्र और बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। तो अभी बताया गया कि कुछ जंतु जैसे आर्थ्रोपोडा और मोलस्का संघ के जो जंतु होते हैं उनके अंदर शरीर में रुधिर जो होता है वह बड़े बड़े सिरा कोटरों में भर करके एक सिरा कोटर से दूसरे सिरा कोटर में जाता है, यानी शरीर के पूरे ऊतकों को धोता रहता है, अर्थात डायरेक्ट शरीर की कोशिकाओं के संपर्क में रहता है। वह रुधिर बंद नलिकाओं में नहीं बहता है, खुला बहता है, तो उसको कहते हैं खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। और जो उच्च कशेरुकी और कार्डेट वाले जो जंतु होते हैं उनके अंदर जो रुधिर होता है वह क्या करता है, बंद नलिकाओं में होकर के बहता है। अब हृदय से बंद नलिकाओं में रुधिर धमनियों में वह शरीर के विभिन्न भागों में जाता है और शरीर के विभिन्न भागों का जो अशुद्ध रक्त होता है वह हृदय में आता है। तो इस तरह से जो रक्त है वह सीधे ऊतकों के संपर्क में नहीं आता है, बल्कि वह बंद नलिकाओं में होकर के बहता है, तब उसको कहते हैं बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। अब मनुष्य में जो परिवहन होता है वह किस प्रकार से होता है, तो शरीर की सभी जीवित कोशिकाओं को की उपापचयी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलते रहने के लिए क्या आवश्यक होता है, भोजन, ऑक्सीजन, यानी सुचारू रूप से चलते रहने के लिए उनके जीव द्रव्य में भोजन और ऑक्सीजन का निरंतर मिलना जरूरी होता है। और उपापचयी क्रियाओं के फल स्वरूप जो हानिकारक अनावश्यक उत्सर्जी पदार्थ बनते रहते हैं उन उत्सर्जी पदार्थों को भी हटाना आवश्यक होता है। तो इस तरह से जीवधारियों द्वारा ग्रहण किया गया पदार्थ को शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाना और वहां पर से अपशिष्ट पदार्थों को हटाना क्या कहलाता है, संवहन या परिवहन। परिवहन का मतलब ही होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। आप देखते हैं कि बसों पर लिखा रहता परिवहन विभाग, यानी परिवहन विभाग के अंतर्गत वो बसें आती हैं जो कि यात्रियों को, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करती हैं। तो उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर भी जो पोषक पदार्थ है और ऑक्सीजन है उसको शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना होता है और शरीर के विभिन्न भागों से उत्सर्जी पदार्थों को वह उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाना होता है। तो यह पहुंचाने वाली जो प्रक्रिया है इसी को क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। अब चूंकि यह रुधिर के द्वारा होता है इसलिए इसको कहते हैं रुधिर परिवहन तंत्र। अब रुधिर परिवहन के लिए सर्वप्रथम वैज्ञानिक थे विलियम हार्वे। इन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि रुधिर एक स्थिर तरल नहीं है, बल्कि यह रुधिर वाहिनियों में जीवन पर्यंत क्या होता रहता है, परिसंचरित होता रहता है। यह हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में धमनियों द्वारा पहुंचाया जाता है और यानी धमनियों द्वारा ले जाया जाता है और शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त सिराओं द्वारा हृदय में ले आया जाता है। तो इस तरह से रुधिर क्या करता है, बहता रहता है बंद नलिकाओं में। अब मनुष्य के शरीर में परिवहन तंत्र व लसिका तंत्र आते हैं। अब इसके अंतर्गत है कुछ रुधिर वाहिनियां, माने जो रुधिर को ढोने का कार्य करती हैं। तो रुधिर वाहिनियां 3 प्रकार की होती हैं, धमनियां, सिराएं
केशिकाएं। धमनियां ये रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में बांटने का कार्य करती हैं। यानी जब रुधिर पंपिंग क्रिया करता है तो उसके दबाव से रुधिर धमनियों में जाता है और वह शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। और धमनियों में जो रक्त बहता है वह गुलाबी या लाल कलर का होता है, शुद्ध रक्त होता है। कैसा होता है? शुद्ध रक्त होता है। और धमनियां जो होती हैं वो आगे जाकर के धमनिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। दूसरा है शिराएं। ये शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय में एकत्रित करने का कार्य करती हैं या लाने का कार्य करती हैं। इसमें बहने वाला जो रक्त होता है वह नीले या बैंगनी कलर का होता है और यह अशुद्ध रक्त होता है। कैसा रक्त होता है? अशुद्ध रक्त होता है। अब इसमें केवल पल्मोनरी शिरा जो फेफड़े से बाएं अलिंद में रक्त लाती है वही केवल शुद्ध रक्त लाती है। उसी तरह से जो पल्मोनरी धमनी है जो दाहिने निलय से निकल करके फेफड़े में जाती है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। फिर है केशिकाएं। धमनियां आगे चल करके धमनिकाओं में विभाजित हो जाती हैं और धमनिकाएं पतली पतली शाखाओं में विभक्त होकर केशिकाएं बनाती हैं और केशिकाएं एकत्रित होकर के बाद में आपस में जुड़ती जाती हैं और शिराकाएं बनाती हैं और शिराकाओं के मिलने से शिराओं का निर्माण होता है। तो इस तरह से रुधिर वाहिनियां 3 प्रकार की हैं, धमनियां, शिराएं और केशिकाएं। अब हम आपको बतावें धमनी और शिरा में क्या अंतर होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो धमनियां ये रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों की तरफ ले जाने का काम करती हैं, यानी रक्त को बांटने का काम करती हैं। और शिराएं जो होती हैं वह शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय में ले आने का यानी एकत्रित करने का कार्य करती हैं। और ये धमनियों में जो रुधिर है वह अत्यधिक दबाव के साथ बहता है और शिराओं में रुधिर जो होता है उसमें अधिक दबाव नहीं रहता है। धमनियों की दीवार मोटी होती है और कम लचीली होती है। शिराओं की दीवार पतली होती है, अधिक लचीली होती है। धमनियों की जो गुहा है वह सकरी होती है और जो शिराओं की गुहा है वह चौड़ी होती है। धमनियों में अगर रक्त नहीं है तो वह पिचकती नहीं है, लेकिन शिराओं में यदि रक्त नहीं है तो वह पिचक जाती हैं। पल्मोनरी धमनी को छोड़कर से सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। उसी तरह पल्मोनरी शिरा को छोड़ करके सभी शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। धमनियों में कपाट नहीं होते हैं, शिराओं में कपाट होते हैं। धमनियों में बहने वाला रक्त लाल या गुलाबी कलर का शुद्ध रक्त होता है और शिराओं में बहने वाला जो रक्त होता है वह नीले या बैंगनी कलर का होता है और अशुद्ध रक्त होता है। जो धमनियां होती हैं वह त्वचा में दूर यानी अधिक गहराई में होती हैं और जो शिराएं होती हैं वह त्वचा के समीप स्थित होती हैं। तो ये है धमनी और शिरा में अंतर। अब है बच्चों जो रुधिर है उसकी संरचना के बारे में बताया जाए कि रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक होता है और इसका स्वाद थोड़ा नमकीन होता है और अत्यधिक श्यान हल्का क्षारीय होता है और एक स्वस्थ मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर तक ये पाया जाता है
जो शरीर के कुल भार का 7 से 8% होता है। और रुधिर के 2 भाग होते हैं। तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है और प्लाज्मा में कणिका में संरचनाएं होती हैं, उनको कहते हैं रुधिर कणिकाएं। तो रुधिर के 2 भाग हो गए, प्लाज्मा, तरल पीले रंग का जो पदार्थ होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं, और उसमें जो कणिकाएं पाई जाती हैं उनको रुधिर कणिकाएं कहते हैं। अब प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा हल्के पीले रंग का ये क्षारीय निर्जीव तरल होता है, और शरीर में जो रुधिर है उसका लगभग 55% भाग प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा में लगभग 90% जल और 10% अकार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थ घुले होते हैं। प्लाज्मा में पचे हुए पोषक पदार्थ जैसे एमिनो अम्ल, ग्लूकोज, वसीय अम्ल और रुधिर प्रोटीन, हार्मोन, एंटीबॉडी, उत्सर्जी पदार्थ तथा एंजाइम्स आदि घुले रहते हैं। और प्लाज्मा क्या कार्य करता है? यह हमारे शरीर में ऊतकों की कोशिकाओं को भोज्य पदार्थ तथा ऑक्सीजन पहुंचाता है, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य उत्सर्जी पदार्थों को हटाता है, और यह हमारे शरीर के ताप को भी नियंत्रित करने का कार्य करता है, हमारे शरीर में पानी की मात्रा को भी नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो ये है प्लाज्मा का कार्य। अब है बच्चों जो है कि प्लाज्मा के और जो कार्य हैं, जैसे प्लाज्मा में घुले हुए प्रोटीन्स, प्रोथ्राम्बिन तथा फाइब्रिनोजन रुधिर का थक्का बनाने के लिए जरूरी होता है, और प्रोटीन हेपेरिन रुधिर नलिकाओं में रुधिर के स्कंदन को भी रोकता है। तो ये भी कुछ जो है इसके कार्य होते हैं। अब प्लाज्मा के बाद आता है रुधिर कणिकाएं। रुधिर का जो पहला भाग था वह प्लाज्मा के बाद क्या है? रुधिर कणिकाएं। तो रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं तथा प्लेटलेट्स। जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं ये कशेरुकी जंतुओं में पाई जाती हैं, और इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, और ये उभयोत्तल ये आकार की होती हैं, और इनमें हीमोग्लोबिन नामक यौगिक होता है, और हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ये ऑक्सीजन को ढोने का कार्य करती हैं। इसलिए हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन का कैरियर कहा जाता है, और फेफड़े में यह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक यौगिक बनाता है, और ब्लड सर्कुलेशन के जरिए जब कम ऑक्सीजन सांद्रता वाले ऊतक ऑक्सीजन से संयोग करके एक अस्थायी यौगिक है जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं, यानी फेफड़े में जो ऑक्सीजन है वह हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन रक्त परिसंचरण के माध्यम से कोशिकाओं में जाती है। तो कोशिकाओं में यानी जिस ऊतक में ऑक्सीजन की कम मात्रा होती है वहां जाने पर ये टूट जाता है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में। ऑक्सीजन कोशिकाओं में रह जाती है और हीमोग्लोबिन फिर वापस आ जाता है, और इस प्रकार से ये और वहां से फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड को ले आने का भी कार्य करता है। तो इस तरह से ये ऑक्सीजन को ढोने का कार्य करता है। और अगर लाल रुधिर कणिकाओं की जो संख्या है अगर कम हो जाती है
तो ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में कम पहुंचती है, जिससे ऊर्जा आपको कम मिलती है, आपको कमजोरी महसूस होती है। यानी कि लाल रुधिर कणिकाओं की कमी से रक्त अल्पता का रोग हो जाता है। कौन सा? रक्त अल्पता का रोग हो जाता है। और इसके अतिरिक्त बच्चों, ये पुरुषों और स्त्रियों में इनकी संख्या अलग अलग है। जैसे पुरुषों में इनकी संख्या 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीलीटर और स्त्रियों में इनकी संख्या 45 से 50 लाख प्रति घन मिलीलीटर होती है। इनका जो दिन होता है, यानी कितने दिनों में ये बनती हैं, तो लगभग 120 दिनों में तक इनका जीवन काल होता है। इसके बाद फिर ये समाप्त हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, फिर दूसरी बनती हैं और बड़ी तेजी से बनती हैं। जैसे कोई किसी को रक्त दे रहा है तो उसके रक्त में बहुत तेजी से ये बनने लगती हैं। और ये लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, ये हड्डियों की मज्जा में बनती हैं। इसके बाद है श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिकाएं ये अनियमित आकार की होती हैं और ये केंद्रक युक्त होती हैं, रंगहीन होती हैं, अमीबा की समान अनियमित आकार वाली होती हैं और ये रोगाणुओं या जीवाणुओं का भक्षण करके हमें विभिन्न रोगों से बचाने का कार्य करती हैं। इसलिए इन्हें शरीर का प्रहरी या सैनिक भी कहते हैं। इनकी मात्रा 6000 से 10,000 प्रति घन मिलीलीटर होती है। तो जो श्वेत, अगर कहीं पर आपको चींटी काट लेती है या कोई इन्फेक्शन होता है तो आप देखते हैं कि वहां स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग क्यों हो जाती है? क्योंकि वहां पर जो है उस चींटी के विष के प्रभाव को नष्ट करने के लिए अधिक संख्या में श्वेत रुधिर कणिकाएं इकट्ठी हो जाती हैं। अब जो ये श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं, ये दो तरह की होती हैं बच्चों। ये कणिकामय श्वेत रुधिर कणिकाएं और कणिका रहित श्वेत रुधिर कणिकाएं। जो कणिकामय श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं वह 3 तरह की होती हैं: बेसोफिल, इस्नोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। जो बेसोफिल हैं ये एलर्जी के लिए, और जो इस्नोफिल हैं अत्यधिक जो है एलर्जी रहती है, उसके इनकी संख्या बढ़ जाती है तो सर्दी जुकाम या एलर्जी अधिक होने लगती है। और जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं ये जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। इसी तरह से जो कणिका रहित हैं ये भी जो है 2 प्रकार की हैं: लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स। जो लिम्फोसाइट्स होती हैं वे प्रतिरक्षा तंत्र बनाती हैं, यानी एंटीबॉडीज बनाती हैं, जिससे हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है। और जो मोनोसाइट्स होती हैं ये जीवाणुओं क्या करती हैं? भक्षण करती हैं। तो इस तरह से, और जो रुधिर प्लेटलेट्स हैं बच्चों, जो है रुधिर प्लेटलेट्स है, ये रुधिर का थक्का बनाने का कार्य करती हैं और इनकी संख्या 2 लाख से 5 लाख प्रति घन मिली होती है। अभी जिसमें प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, जैसे मच्छर काटता है, डेंगू रोग होता है, तो उसमें क्या होता है? प्लेटलेट्स की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब है कि रुधिर का कार्य क्या होता है। रुधिर फेफड़ों से ऊतकों तक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। विभिन्न ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड को एकत्रित कर फेफड़ों तक पहुंचाता है। उपापचय में बने हुए विषैले हानिकारक पदार्थों को एकत्रित करके उपयोगी बनाने हेतु यकृत में पहुंचाता है और विभिन्न प्रकार के उत्सर्जी पदार्थों को वृक्कों तक पहुंचाता है। विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स, हार्मोन्स का परिवहन करता है। छोटी आंत में पचा हुआ भोजन
जो अवशोषित होता है उसको कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है और शरीर के समस्त अंगों का ताप संतुलित कर लगभग समान बनाए रखने का दायित्व पूरा करता है और विभिन्न प्रकार के हानिकारक जो बैक्टीरिया हैं या मृत कोशिकाएं हैं उनका भक्षण करके नष्ट कर देता है। और फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन रक्त में उपस्थित होती है जो रक्त को थक्का बनाने में सहायक होती है। जैसे चोट लग जाए, अगर ये फाइब्रिनोजन नहीं रहेगा तो आपका रुधिर का बहना बंद नहीं होगा। तो इस तरह से ये बच्चों रहा है कि रुधिर का क्या कार्य है। अब रुधिर उसमें एक चीज मैंने एक चार्ट बनाया है आपको कि किस तरह से ये रुधिर कणिकाएं का जो प्रकार है इसके बारे में दिखाया है। ये देखिए, दिखाई दे रहा है। और रुधिराणु दिखा है, ये 3 प्रकार के हैं, लाल रुधिराणु, श्वेत रुधिराणु और प्लेटलेट्स है। श्वेत रुधिराणु ये दिखाया गया है कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, कणिकामय, कणिका रहित है। फिर है कणिकामय में 3 प्रकार का, बेसोफिल, इस्नोफिल और न्यूट्रोफिल। और इसी तरह से कणिका रहित में 2 प्रकार की हैं। कौन कौन सी हैं? लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। देखिए इसमें सबकी संख्या भी लिखी हुई है। लाल रुधिराणुओं की संख्या 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीलीटर पुरुषों में और 45 से 50 लाख प्रति घन मिलीलीटर स्त्रियों में होती है। श्वेत रुधिराणु में दिखाया गया है 6000 से 10,000 इनकी संख्या है। ये बच्चों चार्ट दिखाई दे रहा है। ठीक, अब इसके बाद है कि रुधिर जो बच्चों होता है, मनुष्य का जो रुधिर है उसके कई भाग होते हैं, यानी प्रकार, रुधिर के प्रकार। मनुष्य का जो रुधिर है वह कई प्रकार का होता है। रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग ए बी और रुधिर वर्ग ओ। अब रुधिर वर्ग का जो निर्धारण है उसमें पाए जाने वाले एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर होता है। अब एंटीजन क्या है? अब जाने एंटीजन लाल रुधिर कणिकाओं की कला पर एक विशेष प्रोटीन कण पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं या प्रतिजन कहते हैं। यह 2 तरह का होता है, प्रतिजन ए और प्रतिजन बी। इसे कैपिटल लेटर, अंग्रेजी कैपिटल लेटर से लिखते हैं। एंटीजन कैपिटल ए, एंटीजन कैपिटल बी। रुधिर की प्लाज्मा में एक दूसरा विशेष तरह का प्रोटीन पदार्थ पाया जाता है जिसे एंटीबॉडीज कहते हैं। यह एंटीबॉडीज भी 2 तरह का होता है, एंटीबॉडीज स्मॉल ए, एंटीबॉडीज स्मॉल बी। क्योंकि एंटीबॉडीज को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंटीबॉडीज भी 2 तरह के होते हैं और एंटीजन भी 2 तरह के होते हैं। अब मैंने कहा था कि मनुष्य का जो रुधिर है वह 4 प्रकार का होता है, यानी 4 वर्गों में बांटा गया है। रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग ए बी, रुधिर वर्ग ओ। रुधिर, अब मैंने ये बताया कि रुधिर वर्ग का जो निर्धारण है वह एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर है। तो रुधिर वर्ग ए में
एंटीजन ए रहता है, रुधिर वर्ग बी में एंटीजन बी रहता है, रुधिर वर्ग ए बी में दोनों एंटीजन ए और बी रहते हैं, और रुधिर वर्ग ओ में कोई भी एंटीजन नहीं रहता है। इसी तरह एंटीबॉडीज हैं। अब एंटीबॉडीज एंटीजन के अपोजिट रहते हैं। जैसे किसी रुधिर में अगर ए एंटीजन है तो उसमें एंटीबॉडीज बी पाया जाएगा। जैसे रुधिर वर्ग ए में एंटीबॉडीज बी, रुधिर वर्ग बी में एंटीबॉडीज ए, रुधिर वर्ग ए बी में कोई भी एंटीबॉडीज नहीं, और रुधिर वर्ग ओ में ए और बी दोनों एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। अब इसको समझें कि एक ही तरह के एंटीजन और एंटीबॉडी यदि उपस्थित हो जाएं तो वे आपस में चिपक जाएंगे, रुधिर अविलेशित हो जाएगा, जम जाएगा और व्यक्ति मर जाएगा। जैसे रुधिर वर्ग एक व्यक्ति है और एक पेशेंट है रुधिर वर्ग बी का। अगर रुधिर वर्ग ए का रुधिर वर्ग बी वाले व्यक्ति को दिया जाएगा तो रुधिर वर्ग बी में एंटीजन बी है और एंटीबॉडी ए है, और ए वर्ग से जो रुधिर आ रहा है उसमें एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी है। तो रुधिर में आकर के एंटीजन और एंटीबॉडी जब एक तरह के मिल जाएंगे तो वे कणिकाएं जो होती हैं रुधिर की वो आपस में चिपक जाती हैं और व्यक्ति मर जाता है। इसलिए हर रुधिर वर्ग सबको नहीं दिया जा सकता है। ए रुधिर वर्ग केवल ए वाले को दिया जाएगा, बी का रुधिर वर्ग बी को दिया जाएगा, ए बी का केवल ए बी को दिया जाएगा, और ओ रुधिर वर्ग जो है यही सबको दिया जा सकता है क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो यह सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है, और ए बी रुधिर वर्ग जो है वह सर्वग्राही कहलाता है क्योंकि इसके पास कोई एंटीबॉडीज नहीं पाए जाते हैं। तो सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है? ओ। सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन सा है? ए बी। अब मैंने इसको चार्ट के माध्यम से बच्चों ये बताया है यहां पर कि रुधिर वर्ग कैसे है। ये देखिए दिखाई दे रहा है, लिखा है रुधिर वर्ग ए बी ओ। एंटीजन में ए के सामने ए का ए, बी का बी, ए बी में ए और बी, ओ में कोई नहीं। इस तरह एंटीबॉडीज में देखिए ए के साथ एंटीबॉडीज बी के साथ ए बी के साथ कोई नहीं, और ओ में दोनों हैं। तो इस तरह से एंटीजन और एंटीबॉडीज ये दोनों एक दूसरे के विपरीत रहते हैं। एक जैसे एंटीजन एंटीबॉडीज रहेंगे तो आपस में चिपक जाएंगे, रुधिर जम जाएगा और व्यक्ति मर जाएगा। नीचे देखिए लिखा है सर्वदाता रुधिर वर्ग ओ और सर्वग्राही रुधिर वर्ग ए बी। अब नीचे एक चीज और लिखा है बच्चों, आरएच एंटीजन या आरएच फैक्टर। ये आरएच एंटीजन या आरएच फैक्टर जिस व्यक्ति में पाया जाता है वह आरएच पॉजिटिव कहलाता है, जिसमें नहीं पाया जाता है वह आरएच निगेटिव कहलाता है। तो यह आरएच फैक्टर भी जो होता है यह भी एक विशेष तरह का ये प्रोटीन होता है। लैंडस्टीनर तथा वीनर ने 1940 में
रहीसस बंदर के रुधिराणुओं पर एक विशेष प्रकार के एंटीजन की उपस्थिति का पता लगाया था, जिसे आरएच एंटीजन या आरएच फैक्टर कहा जाता है। और ये जो है मनुष्यों में भी पाया जाता है, और जिस मनुष्य में आरएच फैक्टर पाया जाता है उसका ब्लड जो हो जाता है आरएच पॉजिटिव, और जिसमें नहीं पाया जाता है वो आरएच नेगेटिव हो जाता है। अब आरएच जो पॉजिटिव है उसके अंदर एंटीबॉडीज का अभाव होता है, किंतु यदि इसका रक्त आरएच नेगेटिव वाले व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए तो उसमें पहले एंटीबॉडीज उसके बन जाएंगे, लेकिन दूसरी बार नहीं चढ़ाया जा सकता है। दूसरी बार चढ़ाएंगे तो वह मर जाएगा। तो आरएच पॉजिटिव और नेगेटिव की वैल्यू होती है। आरएच पॉजिटिव पुरुष है और उसकी शादी आरएच नेगेटिव स्त्री से होती है, तो जो पहली संतान है वह तो बच जाती है, लेकिन इसके बाद की सारी संतानें जो है वो गर्भ में ही मर जाती हैं, क्योंकि आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव के लिए खतरनाक हो जाता है। तो इस तरह से ये बच्चों जो है रुधिर वर्ग और रुधिर वर्ग में फिर एंटीजन एंटीबॉडी और आरएच फैक्टर, इन सारी चीजों को हमने आपको बता दिया। तो इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन जो सामान्य रूप से जीवों में होता है और मनुष्य के रक्त में कुछ चीजें हमने आपको बता दी। और आगे की जो चीज है यानी कि मनुष्य के शरीर में किस प्रकार से हृदय कार्य करता है और कैसे हृदय की क्रिया विधि क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, इसको अगले क्लास में पढ़ाएंगे। आज इतना ही और गुड बाय। थैंक यू बच्चों। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा।